हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का निचोड़, यानी कि फिजिक्स के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो टीसीएस ने आज तक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे हैं, उन सभी 100 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं पिछले 300 जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे रेलवे या फिर ये एसएससी का हुआ हो, उन सब में से मतलब निचोड़ करके ये प्रश्न लाए गए हैं 100। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, मैंने प्लान किया कि सबसे पहले मैं टॉप 100 सारे सब्जेक्ट्स करा देता हूँ, फिर एक एक सब्जेक्ट करके हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि टॉप 100 जब आप कर लेंगे तो आपके पास एक जिस्ट हो जाएगा कि आप कोई भी सेट जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ बना पाएंगे। उसके बाद हम लोग एक एक सब्जेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि या फिर शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ये डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अच्छा, शांत जो जगह होते हैं मतलब रेसिडेंस वाले इलाके, उसमें कितना डेसिबल ध्वनि होना चाहिए? यदि आपको पता होता तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन सा सिद्धांत या नियत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो ये जो पास्कल का नियम होता है, इसी के तहत हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। देखिए, इसको कहते हैं परमाणु संलयन। यदि इंग्लिश में आपसे पूछा जाए तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। याद रखिएगा, फ्यूज होता है। फ्यूज होना मतलब जब दो छोटे परमाणु आपस में आके मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, और एक बड़ा परमाणु टूटता है तो उसको बोलते हैं फिजन, मतलब न्यूक्लियर विखंडन। ठीक है, तो वो प्लूटोनियम, यूरेनियम, इन सब में जो होता है वो बिखराव होता है, उसको न्यूक्लियर विखंडन कहते हैं, और ये संलयन है। सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? तो विकिरण के द्वारा, यानी रेडिएशन के द्वारा गर्म करता है। तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन। तापमान को किस में मापते हैं? एसआई इकाई यदि पूछा जाए तो केल्विन होता है। हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये एनीमोमीटर होता है, जिसके द्वारा हम लोग हवा का वेग, बल और गति को माप पाते हैं। दीपक की बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो एक कैपिलैरिटी होता है, मतलब केशिका क्रिया, जिसके तहत दीपक के बत्ती का जो तेल होता है वो ऊपर उठता है। ये दीपक जल रहा हो, उसके बत्ती को आप नीचे से ऐसे मसल देते हैं तो फिर वो कैपिलरिटी जो एक बार के लिए टूट जाता है और तेल ऊपर नहीं चढ़ता, तो दिया आपको कहते हैं कि भकभका रहा है, वही मतलब होता है उसका। पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत क्या करती है? तो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य से, उनको रोकने का काम करती हैं। अच्छा, ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में होती हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। किस तापमान पर, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ये भी क्वेश्चन देखिए 5 बार रिपीटेड है। जहाँ भी R5 R10 ऐसा करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन उतना बार रिपीट किया है टीसीएस ने। पीछे के यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, मतलब रियर व्यू मिरर में। मायोपिया, ये जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर उसको अल्प दृष्टि दोष भी कहते हैं, उससे पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि निकट जो है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो निकट जो है वो 3 अक्षर का है, तो इसके लिए 4 अक्षर वाला लेंस, और दूर वो 2 अक्षर का होता है तो उसके लिए 3 अक्षर वाला लेंस, मतलब उत्तल लेंस उसमें यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप याद रखिए कि 2 का 3, 3 का 4, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी छोटी तरंग दैर्घ्य का जो है वो प्रकीर्णन होता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, तो रेड का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य और बैगनी का सबसे कम। तो जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है वो ज़्यादा फैल जाता है आकाश में। अच्छा, फैलता क्यों है? तो आकाश में बहुत सारे धूल कण वगैरह वगैरह हैं, उन सबसे टकराते टकराते वो फैल जाता है, जिस कारण वो पृथ्वी तक मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसा लगता है कि आकाश ही नीला हो गया है, मतलब ब्लू, बैगनी, ये सब जो रंग हैं ये ऊपर में फैल जाते हैं, तो इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से। संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसका सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। डायनेमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए डायनेमो का उपयोग करते हैं। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो आवृत्ति जो होती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो होती है, उसकी इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। विद्युत प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई क्या है?
ओम जो है वो प्रतिरोध की इकाई है, मतलब रेसिस्टेंस की इकाई ओम होती है। और प्रतिरोधकता यदि पूछ दे, प्रतिरोध ना पूछ के प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो एक प्रकाश वर्ष दूरी का माप होता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करने वाला, मतलब ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोनार एक यंत्र होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसके द्वारा हम लोग पता लगा पाते हैं कि समुद्र की गहराई वगैरह कितनी है, या फिर नीचे कोई चीज़ तो नहीं है इत्यादि। किसके द्वारा पता लगाते हैं? सोनार नामक यंत्र से। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो जो गाड़ियों में सामने लगा होता है मीटर, जिसमें आप लोग देख पाते हैं कितना किलोमीटर मेरा गाड़ी चला, वो मीटर होता है ओडोमीटर। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो सापेक्षिक आर्द्रता जब मापना होता है तो हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोमीटर भी आता है, उसका उपयोग अलग होता है, तो आप लोग इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। एक सदिश राशि नहीं है इनमें से कौन? देखिए ऑप्शंस जो थे उनमें से आपको ये मिल जाएगा कि विद्युत धारा, गति, शक्ति, ये सब क्या है? एक सदिश राशि नहीं है, ये सब अदिश राशियां हैं। एक सीधी रेखा का अनुदिश खाली स्थान गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। तो एक सीधी रेखा का अनुदिश एक समान गति के दौरान, यदि गति एक समान बनी रहे तो वेग समय के साथ स्थिर रहता है। उसका ग्राफ जो होता है, मान लो इस तरह का है, तो ग्राफ इसका सीधा जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऐसा नहीं, सीधा नहीं, इस तरह का आएगा, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा? इस तरह का आएगा। तो इसको बोलते हैं कि एक समान यदि गति रहे तो वेग के साथ ये स्थिर रहता है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पता लगाएं जब उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा हो। तो ये 20/10 यानी कि 2 न्यूटन, सॉरी त्वरण जो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगेगा इसमें। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, उस पर बल लगाने के लिए 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक तेज हो जाता है। इस बल के परिणाम की गणना करें तो ये 6 न्यूटन का हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में किसी पिंड का 15 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस अवधि में पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो पिंड का विस्थापन कितना हो जाएगा? 87.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 750 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो दाब की गणना करें। तो आप लोगों को पता है दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। 750/5 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 150 पास्कल मिल जाएगा। कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। एक औसत मनुष्य, मतलब वयस्क मनुष्य के ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो स्टील जो होता है, इन सब के कंपैरिजन में स्टील जो है उसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। स्टील के बाद आपको मिलेगा पानी में, पानी के बाद वायु में, और निर्वात में तो ध्वनि चलता ही नहीं है। वायु में ध्वनि की गति किसके कारण अप्रभावित होती है? तो दाब के कारण अप्रभावित होती है, मतलब दाब से ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 250 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली ध्वनि तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है, उस समय अवधि की गणना करें। ये समय अवधि हो जाएगा 0.008। किस धातु में अधिकतम तापीय या फिर विद्युत चालकता होती है? तो चांदी जो है इसमें अधिक तापीय चालकता या फिर विद्युत चालकता होती है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है, इस कारण हम लोग घर में इसका तार यूज नहीं करते हैं। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो हमें लगता है कि स्विमिंग पूल कम गहरा है, लेकिन गहरा अधिक होता है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इस वजह से तारों का टिमटिमाना हमें दिखाई देता है। एक संलग्नक एक सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज जो है एक क्या है? सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत धारा को सीमित करता है और विद्युत परिपथों और संभावित आग से होने वाले नुकसान को बचाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, जिस वजह से यदि जैसे ही धारा का मान बढ़ता है, एक मतलब अचानक से शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो ये तुरंत गल के टूट जाता है। किसी विद्युत घटक का प्रतिरोध ओम में क्या होगा यदि इसके विभवांतर 12 वोल्ट लगाने पर 0.4 एम्पियर की धारा उसमें से गुजरती है? तो
तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, V = IR, वही यहाँ पर लगा देना है, जिससे आपको प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 30 ओम का। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट को दिष्ट धारा यानी कि DC करंट में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी उपकरण जो होता है उसका उपयोग करते हैं। यही आपके इन्वर्टर में लगा होता है। लेंस क्षमता का SI मात्रक ये डायोप्टर होता है। पार्सेक किसकी माप की इकाई है? तो खगोलीय दूरी की माप की इकाई पार्सेक होती है। पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है, याद रखिएगा, लाइट ईयर से भी बड़ी है। ज्योति तीव्रता के मापने की SI इकाई क्या होती है? कंडेला। संवेग यानी कि मोमेंटम की वही इकाई होती है जो इम्पल्स यानी कि आवेग की होती है, यानी कि आवेग और संवेग दोनों की सेम इकाई होती है। क्या? ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब का SI इकाई ये पास्कल होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं? तो इसको जड़ता का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का 2 तरह का नियम होता है, एक विश्राम में जड़त्व, एक गति में जड़त्व। दूध को मथने पर मलाई अलग क्यों हो जाता है? तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, जिस वजह से मलाई जो है वो किनारों पे आ जाता है। इसको बोलते हैं आप केंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए जो 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक त्वरित होता है। इसका त्वरण हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोवाट मतलब किलोवाट घंटा KWH किसकी इकाई का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो आप लोग घरों में ऊर्जा खपत करते हैं बिजली वाला, उसकी इकाई को कौन प्रतिनिधित्व देता है? किलोवाट आवर। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि इसे 12 मीटर उठा दिया जाए। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा 7200 मीटर। ये मतलब ये हो जाएगा एनर्जी का जो भी यूनिट आता है वो लगा लीजिएगा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई किसके कारण तैरती है? तो जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो उस पर सुई जो होगी तैरने लगेगी। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिस कारण तेल की एक छोटी बूंद उस पर फैल जाती है। अगला प्रश्न हमारे सामने, उच्चतम आवृत्ति यानी कि जिसका उच्चतम आवृत्ति रहेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम रहता है वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है? तो गामा किरणें जो होती है उनका आवृत्ति उच्च होता है और तरंग दैर्घ्य निम्न होता है। चमगादड़ बाधाओं को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से सामने क्या है ये उसको समझ पाते हैं। उनको दिखाई तो नहीं देता है रात के समय, लेकिन वो परावैज्ञानिक किरणों मतलब पराश्रव्य तरंगे भेज करके पता कर सकते हैं सामने क्या है। कंपन स्ट्रिंग के नियम का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जाता है सोनोमीटर। बहरे मनुष्य के श्रवण शक्ति नापने का एक यंत्र होता है सोनोमीटर, जिससे पता किया जाता है उसके कान को कितना सुनाई दे रहा है। एक जहाज का सोनार 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र तल से 5 सेकंड में वापस परावर्तित हो जाती हैं। समुद्र तल की गहराई कितनी होगी? तो 3750 मीटर समुद्र तल की गहराई हो जाएगी। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा प्रवाहित होती है। जिधर ज़्यादा तापमान रहेगा उससे कम तापमान की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का उच्चतम मान होता है? तो पानी जो है इसमें विशिष्ट ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा जो होती है उसका उच्चतम मान होता है। खराब ऊष्मा चालक यानी अच्छा ऊष्मा रोधी, जो खराब ऊष्मा का चालक होगा वो अच्छा ऊष्मा का रोधी होगा। तो ये कौन सा है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दी जाए तो कांच यहाँ पे हो जाएगा अच्छा ऊष्मा रोधी। केंद्र में एक गोलाकार छेद वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है, तो छेद के क्षेत्र का क्या होगा? तो यदि कोई भी धातु की प्लेट हो उसके केंद्र में एक छेद कर दिया जाए, उसको गर्म करेंगे तो छेद जो होगा वो बढ़ते जाएगा। वायुमंडल में जलवाष्प यानी कि हवा में नमी की मात्रा को किस रूप में जानते हैं? तो आर्द्रता के रूप में जानते हैं। डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले और दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो ये अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग करता है। लेंस, कौन सा लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सूर्य के प्रकाश से इंद्रधनुष कब बनता है? तो सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के पश्चात
यदि प्रकीर्णित होता है तो उससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? इसको अपवर्तन कहते हैं। जब 24C की धारा 6 वोल्ट के विभवांतर में चलती है तो किए गए कार्य यानी कि जूल में कार्य का पता लगाएं। तो ये हो जाएगा 144 जूल, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। 6 इंटू 24 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। फ्यूज तार की क्या विशेषता है? फ्यूज तार जो होता है कम प्रतिरोध और कम गलनांक का होता है। ठीक है। समांतर में जुड़े दो प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये 1/12 प्लस 1/24 जोड़ेंगे तो 8 ओम हमारे सामने परिणामी प्रतिरोध निकल के आएगा। 900 ओम प्रतिरोध के तापक तंतु में ऊष्मा उत्पन्न करने यानी कि जूल में इसका आंसर देना होगा। क्या होगा जब 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए उसमें से गुजरेगी? तो ये हो जाएगा 810 जूल। कितना हो जाएगा? 810 जूल हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इसको माइक्रोफोन कहते हैं। जो घरों में मतलब अक्सर आप लोग देखते होंगे माइक्रोफोन में बोलते हैं तो साउंड बॉक्स में सुनाई देता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो टेस्ला होता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। और ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। संवेग यानी कि मोमेंटम के एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है ये संवेग की इकाई होती है। चूँकि P बराबर m इंटू भी होता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है। किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल पर केजी जो है वो किसी ईंधन का ऊष्मीय मान होता है, यानी किसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जितना अधिक होगा किसी ईंधन का उसी का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। जैसे घर में जो गोबर का उपला यूज होता है और एक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, तो गैस सिलेंडर कम जगह में कम पैसे में ज़्यादा ऊष्मा दे सकता है, इसलिए गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये गति की मूल इकाई होती है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो ये इल्यूमिनेशन से संबंधित है, मतलब प्रतिदीप्ति से संबंधित है लैम्बर्ट का नियम। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो इसकी कोई इकाई नहीं है, अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है, ये यूनिट लेस होता है। तो इसका डायमेंशन में नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस भी होगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो गीगर काउंटर का उपयोग करते हैं हम लोग विकिरण को मापने के लिए, यानी कि रेडिएशन को मापने के लिए गीगर काउंटर का उपयोग करते हैं। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको सिस्मोग्राफ करते हैं। भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापते हैं। देखिए याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता के बारे में हमने बात की है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं की है। अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए? तो यदि बैट्समैन किसी बॉल को 45 डिग्री के कोण से मारेगा तो वो बॉल ज़्यादा दूर तक जाने की संभावना होती है। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो इसका संवेग कितना होगा? तो P इक्वल टू m इंटू भी, यानी कि 8 इंटू 4 8 चौके 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति के मामले में संवेग का संरक्षण यही नियम लागू होता है। जब कोई कार विरामावस्था से अचानक चलना शुरू करती है तो कार के अंदर बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये कौन सा जड़त्व है? तो ये तो हो जाएगा आपका स्थितिज का जड़त्व, और इसमें न्यूटन के प्रथम गति का नियम काम कर रहा होता है। और जब एक कार चल रही होती है और अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो सारे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसमें क्या काम करता है? इसमें भी गति का जड़त्व काम करता है, न्यूटन का प्रथम नियम काम करता है, और इसको गति का जड़त्व कहते हैं। क्योंकि सारी बॉडी जो उस कार में बैठी हुई है, सब कोई चाहता है कि हम आगे की तरफ चलते रहें। अचानक से जब ब्रेक लगता है तो वो उस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपने आप को वहाँ रोक सकें, और उनके बॉडी हमेशा सोचता है कि हम आगे की तरफ ही बढ़े, इसलिए वो आगे झुक जाते हैं। मात्रात्मक रूप में किसी वस्तु की जड़ता को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है।
इसीलिए हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे 1 किलो 2 किलो ऐसे करके दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो न्यूटन में होना चाहिए था, लेकिन हमें दुकानदार न्यूटन में ना देके किलो में दे देता है। आगे बढ़ते हैं। एक जेट इंजन या फिर एक रॉकेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के आधार पर कार्य करता है। न्यूटन में कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है ये बल की परिभाषा देता है। एक्चुअली देखिए, न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है वहाँ से बल का हमें फॉर्मूला निकल के मिलता है। ठीक है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 10 किलोग्राम की बुलेट, 10 किलोग्राम नहीं 8 किलोग्राम की बंदूक है, 10 ग्राम की बुलेट 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलाई जाती है। तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग यानी कि जो पीछे की तरफ बंदूक ढकेलेगा मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो 0.1 गुने 40/8 ऐसा लगाएंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का जो ढलान है वो त्वरण को दर्शाता है। रेलवे की पटरियों को घुमावदार क्यों बनाया जाता है? जिसमें आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन के क्षैतिज घटक और ट्रेन के वजन से प्राप्त किया जा सके, इसके लिए ट्रेन की पटरी को घुमावदार बनाया जाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति से चल रही होती है। इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे घुमा के पूछ दिया जा सकता है आपसे। यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की गति स्थिर है तो उसकी गति एक समान कहलाती है। देखिए, इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछ रहा है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति एक समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को क्या कहते हैं? इसी को बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु की एक सीधी रेखा के अनुदिश गति में परिवर्तन होता है तो उसकी गति असमान कहलाती है। एक पिंड शुरू में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है। यदि वह 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गुजरता है, इन 5 सेकंड में इस पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो 75 मीटर हो जाएगा इसका विस्थापन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके पहले हम लोगों ने भूगोल का वीडियो कर रखा है, साथ साथ डांस और मेला जो है इस तरह का जो वीडियोस हैं उनको कर रखा है, और इतिहास और इस तरह के तमाम वीडियोस हमने कर रखे हैं जिसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। इसका PDF जो होगा आपको टेलीग्राम पे अभी मिल जाएगा, तो आप जाइए और टेलीग्राम से ये इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।